everyone, my dear students. So today in this lecture, what we are going to do, जो हमारी वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की लेक्चर 1 की उसी की कंटिन्यूएशन में ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ वापस से। आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत ही जल्दी तरीके से क्विक रिवीजन कर सकते हो, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत आपको हेल्प मिलेगी। उसी के साथ सीयूईटी में के लिए भी आपको बहुत अच्छे से मदद करने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये lecture। तो हमने लास्ट क्लास में काफी सारी चीजें कवर करी हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी ताकि आप उसको दोबारा से देखिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप जाइए और वो पहले वाला वीडियो देखिए। आपको अगर आपको ऑलरेडी आता है चैप्टर तो 1.5 या 2x पे करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आज जो हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की, हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स की हमें नेमिंग कैसे करनी है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रही हूँ दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। न्यूक्लियोटाइड्स की जब भी हम नेमिंग करते हैं तो उसमें हम जो टर्म यूज करेंगे आइलिक एसिड लगाते हैं एंड में। ठीक है, और जब आप नेमिंग करते हो ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड्स की नेमिंग आप करोगे तो हम प्यूरीन्स के लिए अलग यूज करेंगे और pyrimidines के लिए अलग वर्ड। ठीक है, तो प्यूरीन्स के लिए वी विल बी यूजिंग साइन और pyrimidines के लिए वी विल यूजिंग डाइन। ठीक है, pyrimidine डी याद याद रखो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अपना, जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेस है। हमने नाइट्रोजनस बेसिस दिया, हमें याद है नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हमारे पास में, एडेनिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अभी आरएनए। तो आरएनए की हमें नेमिंग कैसे करनी है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आरएनए का नाइट्रोजन बेस देखेंगे, देन हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। वापिस रिवाइज करते हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या था, नाइट्रोजन बेस होता है, साथ में राइबोस शुगर होती है। ठीक है, और बस राइबोस शुगर हो गया, दिस इज वाटर। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर न्यूक्लियोटाइड लें तो नाइट्रोजनस बेस प्लस साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो वो नाइट्रोटाइड लेना है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास पहला है एडिनिन। एडिनिन नाइट्रोजन बेस है मेरा, है ना। एडिनिन के अंदर अगर मेरे को नेमिंग है तो मैं इसको एडिनोसाइन दूँ, और अगर न्यूक्लियोटाइड है तो एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड ऐसे ही गुआनिन, फिर आपका आता है साइटोसिल, यूरेसिल। ठीक है, अब यूरेसिल है तो उस केस में एडिनोसिन था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुआनोसिन, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे डीऑक्सी शुगर मैंने नहीं लिखा, राइबोस शुगर लेगा क्योंकि हम यहाँ पे आरएनए की बात करें। जब हम डीएनए की बात करेंगे तो हम हर जगह पे डीऑक्सी लगा देंगे। तो जहां पे भी आप अभी जनरल नेमिंग कर रहे हो उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक डैश लगा रही हूँ। अगर ये डीएनए के लिए होगा तो हम यहाँ पे डीऑक्सी लगा दें। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो गुआनोसिन होगा यहाँ पे गुआनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड एंड साइटीन। ठीक है, क्योंकि हमारा ये पिरिमिडीन है ना। सी और यू कट जो होता है, एजी कट की जब हम बात करते हैं ना, मैंने एजी कट से आपको याद कराया। तो ये प्यूरीन्स हैं, ये पिरिमिडीन्स हैं। तो पिरिमिडीन्स के अंदर हम डाइन यूज कर रहे हैं, प्यूरीन्स के अंदर हम साइन वर्ड यूज कर रहे थे। तो जो डाइन हम यूज कर रहे थे तो साइटोसिन के लिए भी यही होगा, यूरासिल के लिए भी यही होगा, तो ये यूरिडीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियोटाइड का नेमिंग कैसे होगा, साइडिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। सिंपल है। अब अगर अब अगर हम डीएनए की बात करें, मैं इसको ब्लू पेन से लिखूंगी, सॉरी येलो पेन से लिखूंगी ताकि आपको याद रहे। अगर हम डीएनए के लिए करेंगे तो मुझे बस याद रखना है, मुझे डीऑक्सी ऐड कर, तो यहाँ पे हर जगह क्या लग जाएगा, डीऑक्सी। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, अगर ये डीएनए के लिए है। अभी जो हमने नेमिंग करी है ब्लू सारी, वो हमारी आरएनए के लिए। डीएनए से जो भी लेबलिंग होगी उसके अंदर बस पीछे डीऑक्सी, क्योंकि डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो वो डीऑक्सी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं द केस ऑफ आरएनए, तो अब हमें समझ में आ सकता है बहुत ही आसानी से। आरएनए के अंदर हमारे पास कौन कौन से हो गए, हमारे पास हो गया एटीपी, है ना। हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, सीटीपी बनेगा, यूटीपी बनेगा और जीटीपी बनेगा। सिंपल सी बात है। पर वही डीएनए के अंदर हमारे पास क्या क्या बनेगा, डीएनए के अंदर हमारे पास बनेगा डीएटीपी, डीसी, डीयूटीपी, ओ सॉरी, ओ यू तो आता ही है ना, डी सीटीपी। ठीक है, तो ए यू कट है, यू नहीं आएगा, इट विल बी डी सीटीपी।
तो ये रिबोन्यूक्लियोटाइड्स हो गए हमारे इन द केस ऑफ अवर आरएनए एंड डीएनए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ACUG है और यहाँ पे ACT एंड G है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे से एरर हुआ ना, ऐसे आपसे भी हो सकता है डेफिनेटली। चलो, अभी यहीं से हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को और अच्छे से समझने की। अभी हम बहुत डिटेल में जो बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात जो हुई थी ना, वो एक्चुअली हुई थी इन द ईयर अराउंड कैन से 1869 से 1953 तक में ये सारी कहानी हमारी सॉर्टेड हो गई। अब दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। वैसे पूरा नाम इनका मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन है, जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दी। तो मैं सिर्फ जो याद रखने के लायक चीजें हैं वही बताऊंगी आपको। तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ठीक है, इन्होंने बात की थी, इन्होंने हमें दिया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को डिस्कवर किया था, जिसकी हेल्प से इवेंचुअली बाद में हम मॉडल जो था डीएनए का उसको डिस्कवर कर पाए। हम मेडिकल साइंस के ऑब्वियसली साइंटिस्ट थे, उन्होंने discover किया था। तो उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट है? देन आए वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। देखो, इस चैप्टर में, इवन सारे चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी में ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन। तो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की आप एक अलग से पेपर ले लीजिए और उसमें लिख के अपनी बुक में ही ऐड कर दो। और बुक में ही भी शॉर्ट नोट्स अपने बनाने की हैबिट डालो, और कोशिश करो कि एक चैप्टर को एक दो तीन मैक्सिमम अपने A4 शीट्स पे करके खत्म करो, ताकि जब सुबह वाले टाइम में जब आप उठो ना, सबसे पहले तो उनकी रिवीजन करो फटाफट। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे अपने कंटेंट को, उतना ज्यादा याद रहे। तो वॉटसन और क्रिक ने एक्चुअली क्या दिया था हमें? डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का इन द ईयर 1953, राइट। दिस वाज द कंट्रीब्यूशन बाय वॉटसन एंड क्रिक। नाउ, अब जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था ना, एक्चुअली में बड़े लंबे समय तक, क्योंकि उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्निकल लिमिटेशन था बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा वो इल्यूजिव ही रहा, यानी कि प्रॉपरली उसको डिफाइन करा नहीं गया। धीरे धीरे उसमें एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें जनरल समझना है। अब हम ड्रॉ करते हैं सीधा डीएनए का स्ट्रक्चर, और एक एक करके उसको की पॉइंट समझते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक मेजर ग्रुप भी दिख रहा है और माइनर ग्रुप भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये ज्वाइनिंग दिख रही है ना? ठीक है, राइट, ये हमने बना दिया। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो पूरा एक इंटरवाइनिंग आपको दिख रही है, पूरी जो ये कि बाइंड होता है डीएनए का, पूरी जो टर्न ले रहा है बेसिकली, ये पूरी की पूरी जो होती है हमारी, ये होती है, यानी कि पिच लेंथ की मैं बात करती हूँ। ये मेरी जो पिच लेंथ है, ये जो है, दिस इज अराउंड, यानी कि 1 टर्न जो डीएनए लेगा हमारा, उसकी जो हमारी वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू 34 एंग। ठीक है, वो कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम होगा। और एक टर्न में, जैसे मान लो ये एक टर्न है पूरी, ये वाली, ठीक है, ये पूरी एक टर्न है, तो एक टर्न के अंदर इसके पास 10 बेस पेयर पर टर्न, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे पर टर्न। ठीक है, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अलग अलग ले लेते हैं। हाँ, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना? तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो होगा 3.4 एंगल। खुद सोचो, जब पूरी 34 एंगस्ट्रॉम है और 10 बेस पेयर प्रेजेंट है एक टर्न में, तो टोटल कितना हुआ? दो के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 3.4 ही तो होगा, है ना? 3.4 ही तो होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो इसको एक्चुअली, और इसी को हम एक्सियल राइज भी बोलते हैं, इसी को एक्सियल राइज भी बोलते हैं। प्लस कितना डिग्री ऑफ एंगल इसमें प्रेजेंट होता है दो बेस पेयर्स के बीच में? तो वो होता है अराउंड अराउंड 36 डिग्री। और 10 है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, तो टोटल कितना हो गया? 36.10 करेंगे तो पूरा 360 डिग्री वो टोटल वैल्यू होती है पूरी एक टन। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका जो ए है, एडेनोसिन डबल बॉन्ड करेगा टी के साथ, जी जो है ट्रिपल बॉन्ड करेगा टी के साथ। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आएंगे, चार फूला हमारा, इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर ध्यान से एक बार देख लो, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कब आया भाई? 86 बातचीत चल रही थी, विल्किंस फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डिस्कवर करी थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली हम डबल हेलिक्स मॉडल तक पहुंच पाए, विच वाज ओनली बिकॉज ऑफ द वाटसन। बहुत लंबा समय क्यों लग गया इसको डिस्कवर करने में? देखिए, डबल हेलिक्स मॉडल है क्योंकि पहले के समय पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। जैसे अगर हम आप याद करो, जब सेल की भी डिस्कवरी हुई थी, तो उसको भी होने में समय लगा था,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तब इतने इजीली आए नहीं थे, वो समय लगा था आने। तो जैसे ही जैसे एडवांसमेंट साइंस में आती आती ना, तो उस हिसाब से डिस्कवरीज भी होती चली जाती। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। लेट्स जस्ट राइट डाउन द इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो देखते हैं एक एक करके। आपके लिए ये क्लासेस सीबीएसई के लिए भी बेटा अच्छी हैं, क्योंकि मैं आपको आंसर फॉर्मेशन भी बता रही हूँ, प्लस नीट के लिए तो बढ़िया है क्योंकि आपकी रिवीजन हो। तो बोथ वेज इट इज बेनिफिशियल टू यू। इट इज अप टू यू कि आप कितना बेनिफिट लेना चाहते हो। चलिए कमिंग टू द पढ़ाई। अब दो के मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई डिस्टेंस कितना है दो पेयर बेस पेयर के बीच, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है, डीएनए की जो बैकबोन है, ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी किया है वैसे तो। इट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर भी और फॉस्फेट भी। तीसरी चीज, जो इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो स्टेप्स हैं बेसिकली जो आप ये देख रहे थे, ये जो स्टेप्स हैं इसके अंदर, ये वाली ये क्या चीज है, ये हमारे बेस पेयर। तो बेस पेयर रिंग कर रहे हैं, है ना, ये बेस पेयर प्रेजेंट है, उनकी वजह से स्टेप्स क्रिएट हो पा रहे हैं। फोर्थ, हमारे इसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्टेबिलिटी है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, वो किस वजह से आप, इट इज बिकॉज ऑफ, पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से क्या मिल रही है इसको, स्टेबिलिटी मिल रही है। दूसरा जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज योर, कि डीएनए के प्लेन में, इन डीएनए जो प्लेन होता है एक बेस पेयर का, वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर दी अदर। ठीक है, एक का पूरा स्टैक हो रखा है दूसरे के ऊपर इस तरीके, ओवर द अदर इन डबल। ठीक है, तो ये आपका आप समझ लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया, यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन भी आपके बन गए। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये आपने ध्यान रखना, ये सारे हमारे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब तक हमने क्या क्या किया, अब तक हमने यही किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, कैसे आया, ये भी बात। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और साथ में आ जाते हैं न्यूमेरिकल। जी हाँ, बायो में न्यूमेरिकल बिल्कुल होते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। चलो बात करेंगे चार का, चार का। ठीक है, अब चार्गास रूल की अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि भाई जितना प्यूरिन होगा ना, ये कहता है कि जितना प्यूरिन होगा ना उतना ही पिरिमिडिन। ठीक है जी, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। तो ये, और ये रूल किस पे एप्लीकेबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये रूल कहाँ एप्लीकेबल, क्या ये डबल स्टैंडर्ड पे एप्लीकेबल है, क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड पे खुद सोचो, अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मेरा है तो उसके पास तो कुछ है ही ना पेयरिंग करने के लिए, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन बेस लगता चला जाएगा। डबल स्टैंडर्ड के अंदर एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा, तो पेयरिंग तो मुझे चाहिए ना, एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा, तो एक ही स्ट्रैंड है। यहाँ मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे पेयरिंग चाहिए, यानी कि एप्लीकेबल है ये ऑन दी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, एप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, स्टार मार्क करें। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो आपका ए प्लस डी की रेशियो है, इट विल बी इक्वल टू सी प्लस डी की रेशियो, यानी कि, और ए प्लस जी की रेशियो यानी कि ए जी, और कट वापस से रिवाइज करेंगे, प्यूरिन पिरिमिडिन का जो रेशियो होगा, का जो एडिशन होगा वो होगा 1 के बराबर। क्या होगा, 1 के बराबर। या फिर अगर मैं टी प्लस सी ओवर ए प्लस जी कर लूँ तो भी क्या आएगा, मेरा 1 ही आना चाहिए ना, एनी वेज। ठीक है, तो ये हमारी चीज यहाँ पे cover। उसके बाद देखो, बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो बेस रेशियो होती है, क्या बोला उसने, एक तो ये चीज होगी, दूसरा पॉइंट आता है, अलग कलर से लिख देते हैं, बेस रेशियो। बेटा बेस रेशियो का मतलब है, ऑब्वियस बात है, प्यूरिन प्यूरिन तो जुड़ेंगे नहीं, प्यूरिन पिरिमिडिन से ही जुड़ेगा। हमें पता है कि ए तो टी से जुड़ता है, टी से जुड़ता है ना, तो सी और टी दोनों पिरिमिडिन है, ए और टी दोनों प्यूरिन है, हमें मैं डीएनए की बात कर रही हूँ। तो बेस रेशियो को कहता है कि जो ए और टी ओवर जी प्लस सी की जो रेशियो आएगी मेरी, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है पर्टिकुलर स्पीशीज। यानी कि जो ए प्लस टी ओवर जी प्लस सी की रेशियो मेरी है वही आपकी होगी, क्योंकि हम सब होमो सेपियंस है ना। दैट इज, इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी कि बेस रेशियो क्या होती है, वो स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। अभी अब खुद सोचो, ये पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में फर्क है ना फर्क, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब डीएनए के अंदर खास बात एक डिस्कस करेंगे, फिर से अलग कलर ले लेते हैं। डीएनए के अंदर जो ए प्लस टी होता है वो ज्यादा होता है जी प्लस।
यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 80 रिच है, हमारा डीएनए 80 रिच हो गया, है ना। अब जैसे मान लो एनसीईआरटी में जैसे किया जाता है A+T/G+C की रेशो, बेस रेशो जो यूकैरियोट्स की दी हुई है, उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया 1.5 होती ह्यूमन, 1.5। ठीक है। उसके बाद बेस रेशो यानी कि 80 रिच होता है मेजर इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर। डीएनए के अंदर अगर G+C की रेशो ज्यादा है A+T से, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो डीएनए कैसा है, वो चीज टाइप रिच डीएनए हो गया। इसको लिख देते हैं चलो तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मेरा ये एग्जाम्पल बना, दूसरा मेरा क्या बन गया, ये बन गया आपका कि जो A+T/G+C बेस रेशियो जो है मेरी वो 0.95 से 0.96 रहती है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर मैंने एग्जांपल बताई दिया 1.5 टू की ह्यूमन। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में बेटा मेंशन है, आपसे पूछता, सिंपल। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन। पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा रही हूँ, यहाँ हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कैसे करते हैं। डीएनए के लिए हमने बात कर ली कि हम डीऑक्सी यूज करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने देखा, थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में बात करी। फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंट सीक्वेंस क्या क्या है जो हम क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। फिर हमने बात करी है चारगाफ फूल क्या होता है, अरविंद चारगाफ जी ने ये हमने दिया था, अरविंद चारगाफ पूरा उनका नाम है, आपको ध्यान रखना है चारगाफ फूल क्या है। ठीक है, अब इसी से एसोसिएटेड मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन, छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर देखो। क्वेश्चन लेते हैं पहला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा कि इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए 3.4 3.4 के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, और इस डीएनए के अंदर 700 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ, ठीक है, ए, जो आपका ए नाइट्रोजनस बेस होता है हमारा, है ना, राइट, वो हमारे 700 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो पूरा ही लिख देते हैं, एडेनिन की बात करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट। उसके बाद इन्होंने बोला फाइंड नंबर ऑफ अदर थ्री नाइट्रोजन बेसिस का नंबर आपको निकालना। ठीक है, 1 मिनट ले लो, कोशिश करो वो कैलकुलेट करना। फॉर्मूला याद रखेंगे, 3.4 के का मतलब 3400 की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली 34,000 होता है, बट पॉइंट लगा हुआ एक से पहले तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 3400 मेरे पास नाइट्रोजन बेसिस है। पहली चीज तो ये सिंपल सी बात। अब अगर मेरे पास ए 700 है तो टी भी 700 होगा, हमें पता है ए टी के बराबर होगा, जितने होंगे उतने टी होंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास में, बचा कितना, अब 3400 में से 1400 तो चले गए, A+C का टोटल करोगे तो 1400 निकल कर आता है। बचा कितना आपके पास, 2000। अब 2000 को इक्वली डिवाइड करेंगे हम जी और सी में, टोटल अगर 2000 है तो इंडिविजुअली कितना हुआ, 1000 हो गए, है ना। या फिर इसको मैं और कैसे कर सकती हूँ, जैसे आपके पास देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, A+G हमें पता है बराबर होता है T+C के, चेक करना है जैसे आपको, तो कर लो चेक। 700 और जी था 1000, और टी कितना है 700, और सी भी कितना आया 1000, 1700 मेरे ये बन रहे हैं, 1700 मेरे ये। तो टोटल अगर मैं इनको कर दूंगी तो वापस से मेरा क्या आ जाएगा, 3400 ही आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर नहीं, ये चेक भी कर लिया। ठीक है, ये भी आपने कंप्लीट। उसके बाद अगर हम देखें एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, 30 सेकंड लीजिए, इसको समझने की कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं आप, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, मान लो आपके पास हाँ, चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, ए है मेरा 35%, टी मुझे गिवन है 30%, जी मुझे गिवन है 20%, और सी मुझे गिवन है 15%। ठीक है, ये चार मुझे वैल्यूज गिवन है, और वो बोल रहा है कि इसमें से ये चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। तो हम ऑप्शन ले लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है क्या ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड। अब खुद सोचो, जब टी आ गया तो आरएनए तो वैसे ही नहीं होगा, है ना। कैंसिलेशन वाली अगर हम टेक्निक लगाए यहाँ पे, तो आरएनए तो गया तेल लेने, हटा दो इसको, बचा क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब खुद सोचो, इन दोनों को ही देख लो सबसे पहले, ए और टी।
क्या ए टी के बराबर है? नहीं है। जब ए टी के बराबर ही नहीं है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होगा ही नहीं। और हमने क्या पढ़ा था कि एप्लीकेबल है चारों तरफ टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसमें तो ये है ही नहीं। अब जब ये है ही नहीं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या है? ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की। दोनों नीट के क्वेश्चन और सीबीएसई में को ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा वो सब इंपॉर्टेंट ही है तभी करा रही हूँ। तो क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस चैनल पे। तो डू ज्वाइन, आपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये छोटी वीडियोस ही चाहिए 10-15 मिनट की, या फिर आपको लंबी वीडियोस भी चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि छोटी वीडियोस बच्चों को ज्यादा अच्छा फैसिनेट करती है, जल्दी जल्दी वो अपना कवर करके भी समझ लेते हैं चीजों को। बट आपको अगर लगता है कि नहीं हमें पूरा चैप्टर एक वन को में कराना है मैम आपने, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में करके आप बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, like, hit comment, and follow for more. For Thank you for watching.